हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को सबसे पहले चोरी किसने किया और क्यों। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्पेशल एंड जनरल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया। 1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। अगले दशक में जब अडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी के द्वारा उन्हें टारगेट किया गया तो वह जर्मनी छोड़ के अमेरिका चले गए। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के डेवलपमेंट में भी मेजर रोल प्ले किया था। पूछने की जिज्ञासा की वजह से उनको 20वीं सेंचुरी का प्रभावशाली फिजिसिस्ट माना जाने लगा। जब उन्होंने 1955 प्रिंसटन न्यू जर्सी अमेरिका में एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म डिसीज की वजह से आखिरी सांस ली थी, उसके बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस टोल्ट्स हार्वे ने उनकी ऑटोप्सी के दौरान उनके ब्रेन को चुरा लिया और उसे फॉर्मलिन में प्रिजर्व करके रख दिया और पूरे एक दशक तक वो ब्रेन उन्हीं के पास रहा। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि उनके बॉडी और ब्रेन को पढ़ा या पूजा जाए और उन्होंने अपनी अंतिम संस्कार के बाद उनके अवशेषों को सीक्रेटली बिखेरने के लिए बोला था। इसके बारे में राइटर ब्रायन ब्यूरेल ने अपनी बुक पोस्टकार्ड्स फ्रॉम द ब्रेन म्यूजियम में लिखा है, जो 2005 में पब्लिश की गई थी। थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का ब्रेन इस उम्मीद में चुराया कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने का सीक्रेट को जान पाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये बात सामने आई तो हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट को कन्विंस कर लिया कि उनको ब्रेन रखने दिया जाए। तब आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, जो होगा साइंस की बेनिफिट के लिए होगा। उसके कुछ दिन बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल में से थॉमस हार्वे को अपनी जॉब खोनी पड़ी और वो ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया चले गए। E=mc² जैसी इक्वेशन के लिए जिम्मेदार ब्रेन को 240 पीसीज में कट करके उन हिस्सों को उन्होंने सेलोडीन में रखा। ये एक तरह का हार्ड और रबरी फॉर्म का सेलुलोज होता है। उसने वो पीसीज को 2 जार में रखा और अपने बेसमेंट में स्टोर कर दिया। फिर उसकी पत्नी की उस ब्रेन को डिस्पोज करने की धमकी की वजह से हार्वे को ब्रेन लेने के लिए वापस जाना पड़ा और फिर वो कुछ समय तक ब्रेन को अपने साथ लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहे। और उसी के बीच उन्होंने 1988 में मेडिकल एग्जाम में फेल होने की वजह से अपना मेडिकल लाइसेंस भी खो दिया था और कैंसस में शिफ्ट होने के बाद वहां एक फैक्ट्री में असेंबली लाइन की जॉब भी करने लगे। लेकिन अब हम 1985 में आते हैं, जब हार्वे और उनके साथियों ने कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन के ब्रेन पर की गई पहली स्टडी को पब्लिश किया और ये क्लेम करते हुए कहा कि जो 2 तरह के सेल हैं, न्यूरॉन्स और गीलिया, उनका प्रोपोर्शन एबनॉर्मल है। और उसी स्टडी को फॉलो करते हुए अगले कुछ महीनों में 5 और लोगों ने कहा कि इंडिविजुअल सेल में और ब्रेन के स्ट्रक्चर में एडिशनल डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन पेस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट टेरेंस हाइंस के अकॉर्डिंग ये स्टडी एकदम बेतुकी थी। उसी के कुछ और हफ्तों बाद हाइंस एक कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सोसाइटी के एनुअल मीटिंग में एक पोस्टर प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने सभी स्टडीज में कमियां बताई। उन्होंने कुछ बातें हाईलाइट की, जैसे 1985 की ओरिजिनल रिपोर्ट जो हार्वे और उनके साथियों ने दी थी, वो किसी 47 से 80 साल के बीच की उम्र के आदमी के ब्रेन की थी और आइंस्टाइन की डेथ तो 76 ईयर की एज में हुई थी और उस ब्रेन के कंट्रोल्स भी फ्रेश थे। और आइंस्टाइन के ब्रेन को तो बेसमेंट से लेकर बियर कूलर तक में रखा गया पूरे 3 दशक तक, तो वो उनका कैसे हो सकता है। और शायद जो रिसर्चर्स ने सेल काउंटिंग की थी उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा टिश्यू आइंस्टाइन का है और कौन सा नहीं। और आइंस्टाइन शुरू से ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर रिसर्च की जाए, क्योंकि आइंस्टाइन इतने जीनियस थे कि उन्हें पहले से ही पता था कि अगर उन्होंने साइंटिस्ट को मौका दिया तो वो उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स गैलिया, सुल्सी और गायरी पर ध्यान देंगे और उन्हें जीनियस डिक्लेयर कर देंगे। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा? क्या थॉमस हार्वे ने सही किया या उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी और ब्रेन को ना पढ़ने ना पूजा करने की विश को मानना चाहिए था? अपने थॉट्स कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।